JV Conspiracy, did you know Justin is actually a lizard person? He's not, but enough people think he A is. mysterious headline popped up on the internet that read, "Hundreds of fans claim they saw Justin Bieber turn into a giant reptile." 1999 में एक बुक रिलीज हुई थी जिसका नाम था द बिगेस्ट सीक्रेट। इस बुक के पब्लिशर ने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था अबाउट द कंटेंट जो इस बुक में है, और इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के कोई भी इंसान मजबूर हो सकता था इस बुक को खरीदने के लिए। और साथ ही साथ ये डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा था जिसको पढ़ के किसी का भी दिमाग घूम सकता है। रेप्टिलियन, ह्यूमनॉइड, मतलब किसी बात का कुछ सिर पैर तो कुछ सेंस तो बनाए बात। इस बात ने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी, और इस बात के बाहर आने के बाद काफी सारे लोग हंसते थे इस पूरे कॉन्सेप्ट पे, इस बात पे, और साथ ही साथ डेविड आइक पे जो इस बुक के राइटर है। हर कंस्पिरेसी थ्योरी की तरह इस बात को भी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया, लेकिन साथ ही साथ डेविड आइक को पागल भी डिक्लेयर कर दिया गया था। सब लोग बोल रहे थे कि डेविड आइक पागल हो चुका है और कुछ भी बोल रहा है इस पॉइंट पे। लेकिन आगे आने वाले सालों में काफी सारे लोग इस चीज को बिलीव करने लग गए थे कि हमारी दुनिया में जो टॉप के लीडर्स हैं, जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं रेप्टाइल्स हैं। और इस कंस्पिरेसी थ्योरी के बाहर आने के बाद एक नाम भी दे दिया गया था इन रेप्टिलियन, ह्यूमनॉइड, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को, जो था लिजर्ड पीपल। वीडियो और टॉपिक में एंटर करने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक बहुत स्पेशल चीज लाया हूं। मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताना चाहता हूं जिसके थ्रू मैं खुद काफी ज्यादा पैसे बनाता हूं और तुम भी बना सकते हो, और इस तरीके में हमारी हेल्प करेगा OneWin। OneWin एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर गेम्स खेल के, अलग अलग गेम्स खेल के हम बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। OneWin पे मेरा फेवरेट गेम इज लकी जेट। लकी जेट के अंदर आपका मेन टास्क ये है कि आप पैसे कलेक्ट कर लो बिफोर द पायलट फ्लाइज अवे। मैं तुम्हें खेल के दिखाता हूँ। ये आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे मैंने पैसे लगा दिए हैं और अब मैं वेट कर रहा हूँ, और ये मैंने कर लिया है विड्रॉ, और प्रॉफिट आप खुद देख ही सकते हो। तुम लोग देख ही सकते हो कि 1 मिनट के अंदर अंदर कितने रिवॉर्ड्स मिल गए हैं। और जब गेम खत्म हो जाए तो तुम अपनी विनिंग्स को विड्रॉ भी कर सकते हो। सीधा सीधा जाओ विड्रॉ के ऑप्शन में और चूज करो कि आपको अपना अमाउंट और अपना रिवॉर्ड कैसे विड्रॉ करना है। मैं इस गेम का लिंक दे दूंगा, तुम जाके खुद ट्राई करो। और अगर तुम मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो तुम्हें 25,000 रुपीज तक का बोनस मिल सकता है ऑन योर वेरी फर्स्ट डिपॉजिट। आई रेकमेंड यूजिंग द पेटीएम मेथड। ये सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं वीडियो में। ये सबसे ज्यादा क्रेजी और सबसे कम बिलीव्ड कंस्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन साथ ही साथ अगर किसी दिन पता चला कि इस कंस्पिरेसी थ्योरी में कहीं भी थोड़ी बहुत सच्चाई है तो ये सबसे स्कैरी कंस्पिरेसी थ्योरी भी बन सकती है। और ये कोई मॉडर्न टाइम कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। ये कंस्पिरेसी थ्योरी बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है, बहुत सालों से चलती आ रही है, लेकिन आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, ये धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। एक काम करते हैं, टाइमलाइन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये थ्योरी स्टार्ट कैसे हुई थी और धीरे धीरे करके काफी सारे लोग कैसे इस कंस्पिरेसी थ्योरी में बिलीव करने लग गए। 29 जनवरी 1939, जॉर्ज वॉरेन शूफेल्ट ने एक माइनिंग सर्वे करने का सोचा LA में। जॉर्ज वॉरेन शूफेल्ट के पास एक रेडियो एक्सरे मशीन थी जिसके थ्रू वो LA का सर्वे कर रहे थे। जॉर्ज ने डिस्कवर करा कि पूरे LA के नीचे एक वेब सा फैला हुआ है ऑफ टनल्स, और वो टनल्स सारे एक साथ ज्वाइन होके एक लिजर्ड की शेप बना रहे थे। और ये डिस्कवर करा गया था कि ये सारे टनल्स कुछ 5000 ईयर्स पुराने हैं, और कहीं ना कहीं ये कंक्लूजन निकाल दिया गया था कि ये सारे टनल्स जो है वो बनाए गए हैं बाय द लिजर्ड पीपल। इसके बाद जॉर्ज शूफेल्ट ने काफी कोशिश करी इन टनल्स को इन्वेस्टिगेट करने की, बट वो कर नहीं पाए। बाद में जाके जब ये बात काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और न्यूज़पेपर्स में आने लग गई थी, तो इस पे एक इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला कि जॉर्ज सबको पागल बना रहा था। जॉर्ज की वो रेडियो एक्सरे मशीन भी फॉल्स थी और ऐसे कोई टनल्स नहीं थे जो लिजर्ड की शेप बना रहे थे LA के नीचे। तो ये बात वहीं पे जाके खत्म हो गई थी। ये बात हो गई 1939 की। अब आ जाते हैं 1940s में।
1940s में एक बुक रिलीज हुई थी, मिस्ट्रीज ऑफ द गोबी, एंड दिस बुक वाज अबाउट रेप्टिलियंस जिनके पास शेप शिफ्टिंग एबिलिटी थी। और इस बुक में मेंशन था कि बहुत टाइम पहले ह्यूमंस और रेप्टिलियन स्पीशीज के बीच में वॉर हुई थी ऑन अर्थ ओनली, जिसकी वजह से रेप्टिलियन स्पीशीज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई थी और जितनी भी बची हुई रेप्टिलियन स्पीशीज थी वो कहीं ना कहीं जाके छुप गई थी, अंडरग्राउंड हो गई थी। इस बुक के अंदर भी राइटर की तरफ से कुछ एविडेंस दिए हुए थे जिसकी वजह से उस राइटर को लगता था कि ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में, लेकिन स्टिल इसको भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि इतना कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। इस बुक के थ्रू बस एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड अप हो गई थी इस कंस्पिरेसी थ्योरी में कि जो भी रेप्टिलियन स्पीशीज है वो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड रहती है। अंडरग्राउंड से मतलब है कि जो अर्थ का सरफेस लेवल है उसके नीचे, टनल्स के थ्रू या फिर बंकर्स के थ्रू। तो ये जो 1939 का केस है और 1940 का केस है, इनको तो हम पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर सकते हैं बिकॉज ये सेंस नहीं बनाती बिल्कुल भी। अब 1940 से हम आ जाते हैं 1947 में। 1947 में रॉसवेल में एक इंसान को एक जगह पे एक क्रैश साइट मिली थी। उस इंसान ने जब वो क्रैश साइट एक्सप्लोर करी तो उसे समझ आया कि ये एक UFO है, इट्स लाइक अ सॉसर, अ स्पेस सॉसर जो क्रैश कर गया है। उस इंसान को वो क्रैश साइट देखते हुए ही फील हो रहा था कि दिस इज नॉट समथिंग जो ह्यूमन हो। उसे रैकेज देख के लग रहा था कि ये कुछ बाहर से आई हुई चीज़ है, कोई UFO है। उस इंसान ने सीधा सीधा कंप्लेंट फाइल कर दी शायद पुलिस को या मिलिट्री को, एंड थोड़ी देर में मिलिट्री आई और उस पूरे रैकेज को अपने साथ ले गई। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि ये क्या चीज़ है, वो सीधा रैकेज को उठा के अपने साथ ले गई। बाद में जिस इंसान ने एक क्रैश साइट डिस्कवर करी थी उसने जानने की भी कोशिश करी कि ये सब क्या था और ये क्या चीज़ क्रैश हुई है। तो उस टाइम पे जो उसे जवाब मिले थे मिलिट्री के थ्रू वर कि ये जो चीज़ क्रैश हुई है दिस इज ईदर अ UFO और समथिंग जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सीधा सीधा मिलिट्री ने उस टाइम एक्सेप्ट करा था कि दिस इज अ UFO। कुछ दिन बाद जब ये स्टोरी और ज़्यादा फैलने लग गई और ज़्यादा पॉपुलर होने लग गई तो मिलिट्री ने खुद बोल दिया था कि ये कोई हॉट एयर बलून का पार्ट है जो नीचे क्रैश कर गया था। लेकिन इस स्पेसिफिक क्रैश के बाद काफ़ी सारी UFO साइटिंग्स होने लगी थी। काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे UFOs देखे थे और इसके बाद एलियंस का आना और UFOs का दिखना और उनका ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन होना, ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज बाहर आने लग गई थी। और ऐसी एक स्टोरी थी 1967 की ऑफ हर्बर्ट शिमर। The story comes from an Ashland cop, Herbert Schirmer, who said back in 1967 that aliens stopped in his town and brought him on board their ship. और ये स्टोरी ज़्यादा रियलिस्टिक इसलिए थी क्योंकि हर्बर्ट was a policeman. Herbert was from Ashland, Nebraska. Herbert ने भी एक दो UFO साइटिंग्स खुद देखी थी जिसकी वजह से Herbert को काफ़ी ज़्यादा weird ड्रीम्स आने लग गए थे। और Herbert के साथ एक प्रॉब्लम थी, वो कहीं पे भी बैठे बैठे बेहोश हो जाते थे और उठने के बाद उनको रियलाइज़ नहीं होता था कि वो कहाँ है। तो Herbert के सारे weird ड्रीम्स और ये जो बेहोश होने वाली प्रॉब्लम थी, इन सब का सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते Herbert went to a hypnotist. हिप्नोटिस्ट के पास जाने के बाद Herbert को हिप्नोटाइज करा गया और फिर उनसे जानने की कोशिश करी गई कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। डीपर लेवल पे हर्बर्ट ने क्या चीज़ें देखी हैं, क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, बिकॉज इट्स वेरी पॉसिबल कि बेहोशी की वजह से उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हो जो उन्हें याद ना हो। हर्बर्ट ने पहले अपने उस UFO साइटिंग के बारे में डिटेल्स दिए और उन्होंने बाद में आगे बताया कि जो UFO उन्होंने देखा था वो सेम UFO ने हर्बर्ट को किडनैप कर लिया था और साथ ले गए थे। आई नो ये काफ़ी क्रेजी साउंड करता है लेकिन एक वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हर्बर्ट ने बताया कि जब उस UFO के अंदर जो एलियंस थे वो जब हर्बर्ट को ले गए अपने साथ तो वहाँ पे जाके उसने जब देखा तो उसे दिखाई दिया कि जो भी एलियंस हैं या फिर जो भी लोग थे उस UFO में वो सारे रेप्टाइल्स थे। वो रेप्टाइल्स थे और उन सारे रेप्टाइल्स के चेस्ट पे एक लोगो था ऑफ अ स्नेक विद विंग्स। ये बात तो सबको पता है कि हिप्नोटाइज करके इंसान कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जिस तरीके से हर्बर्ट को हिप्नोटाइज करा गया था वो इसलिए करा गया था जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सच पता चल सके। एंड जब हर्बर्ट ने ये सारी बातें बोली और बताया कि ऐसे ऐसे एक स्पीशीज़ है, एक रेप्टिलियन स्पीशीज़ है, एलियन स्पीशीज़ है जो अर्थ पे आती रहती है, तो ये बात काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। लोगों को पता चला कि एक पुलिस ऑफिसर ने ये सारी स्टेटमेंट्स दी हैं तो लोग थोड़े से डर गए क्योंकि बीइंग अ पुलिस ऑफिसर हर्बर्ट के मुंह से निकली हुई सारी बातें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्रेडिबल थी। क्योंकि अगर एक नॉर्मल इंसान ये सब कुछ बोलता तो डिस्कार्ड करा जा सकता था, लेकिन अगर एक पुलिस ऑफिसर खुद ये चीज़ें बोल रहा है तो मे भी इस पर कुछ सच हो। आई नो अभी तक ये जो भी स्टोरीज मैंने सुनाई वो सारी थोड़ी बिजार है, वेट फॉर इट। ये बात थी 1967 की। अब आ जाते हैं 1999 में। डेविड आइक, अ वेरी फेमस फुटबॉलर, turned into a politician बनने के बाद काफ़ी टाइम पॉलिटिक्स में स्पेंड करने के बाद he turned into a radio host
एंड रेडियो होस्ट रहते रहते ही रोट अ बुक जिसका नाम था द बिगेस्ट सीक्रेट। बिगेस्ट सीक्रेट का डिस्क्रिप्शन मैंने तुम्हें बताया ही है, लेकिन बिगेस्ट सीक्रेट में कुछ डिटेल्स मेंशन थी, डिटेल्स अबाउट द रेप्टिलियन स्पीशीज जो शायद हमारे साथ अर्थ पे ही रहते हैं। बुक में मेंशन था कि ये जो पूरी रेप्टिलियन स्पीशीज है ये एक दूसरे प्लैनेट से आई हुई है और उस प्लैनेट का नाम है अल्फा ड्रैकोनियस। और इस बुक में ये डिटेल भी मेंशन थी कि ये स्पीशीज प्लैनेट टू प्लैनेट भी ट्रैवल कर सकती है। बुक में ये भी लिखा हुआ था कि ये जो रेप्टिलियन स्पीशीज है इनके अंदर एबिलिटी होती है टू चेंज देमसेल्व्स। ये स्पीशीज खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकती है और अभी के टाइम में इस स्पीशीज ने खुद को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके हमारे साथ सेटल डाउन कर लिया। और सवाल ये आता है कि ये स्पीशीज कैसे ट्रांसफॉर्म करती है ह्यूमन फॉर्म में? बाय ईटिंग ह्यूमन फ्लैश एंड ड्रिंकिंग ह्यूमन ब्लड। और साथ ही साथ ये जो रेप्टिलियन स्पीशीज है ये हम सारे ह्यूमंस को कहीं ना कहीं रूल करती है। और ये खाली मॉडर्न टाइम की बात नहीं है, जितने भी पास्ट सेंचुरीज में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस रेप्टिलियन स्पीशीज का ही पार्ट है। और ये जो लिजर्ड स्पीशीज है ये खाली हमें रूल नहीं करता है बल्कि साथ ही साथ ये हमारी एंशिएंट ह्यूमन स्टोरीज में भी मेंशन्ड है। काफी सारे रिलीजन्स में कोई ना कोई ऐसी स्पीशी होती है या फिर कोई ना कोई ऐसा लेजेंड होता है जो इन्हीं रेप्टिलियन स्पीशीज से रिलेटेड होता है। और अगर देखा जाए तो हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर भी काफी सारे ऐसे लेजेंड्स हैं जिनको हम इन रेप्टिलियन स्पीशीज के साथ लिंक कर सकते हैं। हमारे खुद के गॉड्स के साथ काफी सारे रेप्टाइल स्पीशीज दिखाई हुई है। हमारे खुद के रिलीजन में शेषनाग एंड वासुकी का मेंशन है। ये मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है कि मतलब हमारे हिंदू कल्चर में भी काफ़ी सारे ऐसे ही रेप्टिलियन स्पीशीज बोलने में मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मैं ऐसे किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा, बट यू गेट द पॉइंट कि हमारे रिलीजन में भी इस चीज़ के बारे में मेंशन है। और ऐसे ही बहुत सारे और रिलीजन्स हैं जिनके अंदर कोई ना कोई ऐसी स्पीशीज है जो रेप्टिलियन स्पीशीज से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। मैंने अभी तक जो भी स्टोरीज बताई हैं पास्ट में से, मैंने जो भी स्टेटमेंट्स बताए हैं वो थोड़ा सुन के लग सकता है कि मतलब ये थियरी जो है, रेप्टिलियन कंस्पिरेसी जो है, वो इतनी दमदार नहीं है, इसमें इतना कोई एविडेंस नहीं है। एंड आई एग्री विद यू। लेकिन अब जो मैं बातें आगे बोलने वाला हूँ वो सुन के शायद तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा हिल जाए। रेप्टिलियन स्पीशीज अगर हम कंसिडर करते हैं ये हमारे साथ हैं तो वो फिर शेप शिफ्टर्स भी हैं, तभी वो हमारे साथ ब्लेंड इन हो पाते हैं, ह्यूमन फॉर्म लेके वो हमारे साथ रहते हैं। एंड सेम वे में रेप्टिलियन स्पीशीज आर लिंक्ड टू द एलियंस। जो हमारी ये कंस्पिरेसी थ्योरी चलती है कि शायद एलियंस हमारे बीच में है, वो हो सकता है कि वो शायद रेप्टिलियन स्पीशी ही हो। एंड इसी सेम वे में रेप्टिलियन स्पीशीज इज लिंक्ड टू द इल्यूमिनाटी, क्योंकि अगर रेप्टिलियन स्पीशीज है हमारे साथ और वो हम सबको कंट्रोल कर रही है तो इट्स वेरी पॉसिबल कि उनका जो ग्रुप है वो ही शायद इल्यूमिनाटी हो। ओके, अब ये जो पूरी थियरी है, अभी तक तुम्हें लग सकता है कि लगाओ कि भाई क्या बकवास है, क्या बकवास सुन रहा हूँ। अब ये जो पूरी थियरी है ये और ज्यादा स्कैरी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो आगे मैं बातें बोलने वाला हूँ वो थोड़ी स्कैरी है। पूरी रेप्टिलियन थियरी पॉपुलर होने के बाद ये थियरी भी निकली थी कि जो रॉयल फैमिली है वो भी रेप्टिलियन स्पीशीज से लिंक्ड है। इस पूरी थियरी का सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है प्रिंसेस डायना। प्रिंसेस डायना रॉयल फैमिली से काफी ज्यादा दूर रहती थी, क्वीन से काफी ज्यादा दूर रहती थी और प्रिंसेस डायना की एक अपनी ही लाइफ थी। प्रिंसेस डायना साउथ अफ्रीका में एक शामिन से मिलती थी। प्रिंसेस डायना जब भी शामिन से बात करती थी तो बात करते करते उनको कोड लैंग्वेज यूज करनी पड़ती थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉल्स जो प्रिंसेस डायना करती थी वो टैप्ड होती थी, रिकॉर्ड करी जा रही होती थी। तो प्रिंसेस डायना को कोड वर्ड में बात करनी पड़ती थी। और तुम्हें पता है प्रिंसेस डायना ने अपनी रॉयल फैमिली, जो उनकी फैमिली थी, उनके लिए एक कोड वर्ड रखा हुआ था। एंड वो कोड वर्ड क्या था, किस वर्ड के थ्रू वो अपनी फैमिली को डिस्क्राइब करती थी? शामिन से बात करते करते प्रिंसेस डायना को जब भी अपनी फैमिली को मेंशन करना होता था तो अपनी फैमिली को लिजर्ड्स एंड रेप्टाइल्स से मेंशन करती थी। ये फैक्ट है। प्रिंसेस डायना के मरने के बाद जब ये इन्फॉर्मेशन बाहर आई थी तो जितने भी लोग इस रेप्टिलियन थियरी में बिलीव करते थे उनका तो दिमाग ही फट गया था, क्योंकि ये चीज कोइंसिडेंस से थोड़ा आगे बढ़ गया है। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में डिस्कस करा हुआ है अबाउट प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। एंड अगर सोचा जाए तो अगर ये चीज अभी रिवील हो जाए कि हमारे वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रेप्टाइल्स हैं, तो आई डोंट थिंक ज्यादातर लोग उतना ज्यादा डरेंगे जितना ज्यादा उन्हें फैसिनेशन होगा बिकॉज ऑफ प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग। मेन इन ब्लैक जो मूवी आई थी उसके थ्रू काफी सारे लोगों ने इमेजिन कर लिया था कि व्हाट इफ एलियन स्पीशीज हमारे बीच में ही रह रही हो, तो वो चीज काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगी थी लोगों को। काफी सारे लोगों ने मेन इन ब्लैक देखी थी एंड दे वर फैसिनेटेड कि व्हाट इफ सही में एलियन स्पीशीज हमारे बीच में रह रही हो। एंड आई थिंक मेन इन ब्लैक की वजह से कभी ये चीज बाहर आई तो हमें फैसिनेशन ज्यादा होगा और हम डरेंगे कम। सेम इज विद अदर मीडिया ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल
स्पाइडरमैन में डॉक्टर कॉनर्स को दिखाया कि वो एक नोबल कॉज के लिए टर्न्स हिमसेल्फ इनटू अ लिजर्ड एंड देन टर्न्स इविल, लेकिन अल्टीमेटली उनका मोटिव जो है, डॉक्टर कॉनर्स चाहते हैं कि पूरी दुनिया हील हो जाए, कोई भी बीमारी ना रहे दुनिया में। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोगों ने स्पाइडरमैन देखी है उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर डॉक्टर कॉनर्स, इवन दो ही वाज अ वेरी मेजर विलन इन द मूवी। तो ये तो बात हो गई प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग की। हमने अभी ये भी डिस्कस करा था कि शेप शिफ्टर्स हो सकती है ये रेप्टिलियन स्पीशी, और शेप शिफ्ट करने के लिए वो ह्यूमन फ्लैश और ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करते हैं। इसके पीछे भी काफ़ी सारे आई विटनेसेस हैं, काफ़ी सारे लोगों ने ये प्रैक्टिसेस होते हुए देखी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो लोग थोड़े दिनों बाद ही गायब हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि एक रिचुअल हो रहा है जिसके थ्रू ये रेप्टिलियन स्पीशीज ब्लड कंज्यूम कर रहे हैं और ह्यूमन फ्लैश खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी रेप्टिलियन स्पीशीज इज लिंक्ड टू सेटनिज्म ऑल्सो। आई नो ये थियरी बहुत बिजार है और हो सकता है पूरी वीडियो तुम यही सोच रहे हो कि ये हमने क्या सुना है अभी। इस कंस्पिरेसी थियरी पे रिसर्च करते हुए मेरे को कुछ फुटेजेस मिली हैं जो मैंने देखी थी और मैं हिल गया था। इन फुटेजेस के थ्रू कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि शायद जो रेप्टिलियन स्पीशीज हमारे बीच में रह रही है, जो पावरफुल लोग हैं, उनसे भी कई बार गलती हो सकती है, और वो भी कहीं ना कहीं गलती से कभी कभी रिवील कर सकते हैं कि वो शायद रेप्टाइल्स हैं। एक बार खुद देखो। Happened on that Thursday here at Augusta High School that led to Chris Wood's death. You can see his pupils change, everything. Look at that. That's not even the same person. Please, somebody try to give me a logical explanation for that. Good. See the eyes shine through his lids? That's a clear sign that the reptilian shapeshifters